सोचिए, एक सुबह दुनिया की नींद एक ऐसी खबर से खुलती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जो इंटरनेशनल लॉ की सारी हदों को पार कर जाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो एक सदी पहले की गई। तारीख है 3 जनवरी 2026। जगह कराकास, वेनेजुएला। सुबह होने से ठीक पहले एक बेहद नाटकीय घटना में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और ये कोई छोटा मोटा छापा नहीं था। इसमें 150 अमेरिकी एयरक्राफ्ट शामिल थे और इस बड़े पैमाने के ऑपरेशन का सिर्फ एक मकसद था, एक आज़ाद देश के मुखिया को हिरासत में लेना। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जमीन पर हुआ क्या और इसके फौरन बाद नतीजे क्या निकले। जैसे ही मादुरो को पकड़ा गया, वेनेजुएला में एक पावर वैक्यूम सा बन गया। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने फौरन अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाली और सेना ने भी उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। इसके साथ ही सरकार ने अमेरिकी एक्शन को सपोर्ट करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और सरकार के समर्थक समूह, जिन्हें कोलेक्टिवोज कहा जाता है, उन्होंने सड़कों पर नाकेबंदी कर दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना रिस्की कदम उठाया ही क्यों? इस मिलिट्री एक्शन के पीछे की ऑफिशियल वजह क्या बताई गई? देखिए, ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसकी जमीन कई साल पहले से तैयार हो रही थी। 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर नशीली दवाओं की तस्करी का गंभीर आरोप लगाया। फिर 2025 आते आते 2 वेनेजुएलाई गैंग्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और इन कार्टेल्स के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने का एक सीक्रेट ऑर्डर भी जारी हो गया। और फिर दबाव और बढ़ाया गया। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर कर दी गई पूरे $5 करोड़। ये रकम अपने आप में एक साफ इशारा थी कि अमेरिका इस मामले में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो कागज पर अमेरिका का तर्क ये था कि मादुरो एक नैर्को स्टेट चला रहे थे, यानी एक ऐसा देश जो नशीली दवाओं के कारोबार पर चलता है। उन पर कार्टेल ऑफ द सन्स नाम की एक कुख्यात ड्रग कार्टेल का सरगना होने का आरोप था और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक बताया गया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या किसी देश में बाहरी ताकत का हस्तक्षेप, जहां राजनीतिक और आर्थिक हित मिले जुले हों, पहले भी कभी हुआ है? क्या मादुरो का पकड़ा जाना अपनी तरह की पहली घटना है या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? चलिए 100 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं। साल 1902 में उस वक्त भी वेनेजुएला को एक विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा था। तब ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसी यूरोपीय ताकतों ने अपने कर्ज वसूलने के लिए वेनेजुएला के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इसी नाकाबंदी के जवाब में एक ऐसा कानूनी सिद्धांत सामने आया जिसकी गूंज आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में सुनाई देती है, ड्रैगो सिद्धांत। अर्जेंटीना के एक डिप्लोमैट लुइस मारिया ड्रैगो ने जोरदार तर्क दिया कि किसी भी आज़ाद देश से कर्ज वसूलने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। ड्रैगो के अपने शब्दों में कहें तो उनका मानना था कि इस तरह की जबरदस्ती वसूली कमजोर देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। ये सिर्फ कर्ज वसूली नहीं, बल्कि उनकी आज़ादी पर सीधा हमला था जो उन्हें बड़ी ताकतों का गुलाम बना सकता था। तो जब हम इन दोनों घटनाओं को साथ साथ रखकर देखते हैं तो जो समानताएं हैं वो हैरान करने वाली हैं। 1902 में वजह थी फाइनेंशियल कर्ज, 2026 में वजह है ड्रग ट्रैफिकिंग। 1902 में बाहरी ताकतें यूरोपियन थीं, 2026 में अमेरिका है। लेकिन दोनों ही मामलों में एक बाहरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया और दोनों ही बार आज़ादी और इंटरनेशनल लॉ के नाम पर इसका कड़ा विरोध हुआ। तो चलिए वापस 2026 में लौटते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के इस कदम पर दुनिया भर में और खुद अमेरिका में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुईं। पूरी दुनिया इस मुद्दे पर साफ साफ 2 खेमों में बट गई। अर्जेंटीना, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया, तो वहीं ब्राजील, चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों ने इसकी तीखी आलोचना की। सबसे दिलचस्प रहा फ्रांस का रुख, जिसने पहले तो इस कदम का स्वागत किया, लेकिन बाद में शायद इंटरनेशनल प्रेशर में अपनी बात से थोड़ा पलट गया।
और देखिए, सिर्फ दुनिया ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी लोग बटे हुए थे। एक रॉयटर्स पोल के मुताबिक जितने लोग इस एक्शन के फेवर में थे, लगभग उतने ही इसके खिलाफ भी। लेकिन एक डर था जो ज्यादातर लोगों में कॉमन था। 72% अमेरिकियों को इस बात की चिंता थी कि उनका देश वेनेजुएला में कहीं बहुत ज्यादा न उलझ जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक मनरो सिद्धांत का एक नया और ज्यादा आक्रामक रूप, डोनरो सिद्धांत कहकर पेश किया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिकी दबदबे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने वो बात कह दी जिसने इस मिलिट्री एक्शन के पीछे के आर्थिक इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में इन्वेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा और उनकी लागत की भरपाई वेनेजुएला के ही तेल रेवेन्यू से की जाएगी। तो इन सब का मतलब क्या है? इसके लंबे समय में क्या असर होंगे? क्या ये भविष्य के लिए एक नई, खतरनाक मिसाल कायम करता है? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के बड़े बड़े जानकारों का तो सीधा कहना था कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी है। उनके मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का एक गंभीर उल्लंघन है, जो दशकों से बनी हुई ग्लोबल व्यवस्था को चुनौती देता है। अब देखिए, इस पर कई अलग अलग एंगल से विश्लेषण हुए। यूएन के एक्सपर्ट्स ने इसे आक्रामकता का अंतर्राष्ट्रीय अपराध कहा। कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने इसे चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक कड़ा संदेश माना। वहीं इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसे संगठनों का मानना था कि सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने से वेनेजुएला के अंदर सत्ता का असल समीकरण नहीं बदलने वाला। तो अगर इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली, ये आज़ादी और हस्तक्षेप के बीच की नाजुक रेखा पर बहस को फिर से तेज करती है। दूसरी, ये दिखाती है कि कैसे मिलिट्री एक्शन और आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। और तीसरी, ये इंटरनेशनल लॉ की नींव के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी देश पर दुनिया की स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगे, तो क्या राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत, यानी किसी देश का अपने मामलों में पूरी तरह आज़ाद होने का अधिकार, फिर भी मायने रखता है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है।